हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो स्वागत है जी आपका हमारे एचटेट पीजीटी कॉमर्स की एक नई सीरीज में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप सवालों में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। आइए फटाफट से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2026 एग्जामिनेशन की, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। एंड यहाँ पे आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की सिर्फ ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप केवल और केवल क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फुल कोर्स लेते हैं तो क्वेश्चन बैंक उसमें भी इंक्लूडेड रहता है, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय। तो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में ध्यान रखिए कि हमारे पास एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी है। इसके अलावा आपकी और अथॉरिटीज तो बनाई गई हैं, बट एक काउंसिल भी बनाई गई है। और ये जो काउंसिल है, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं आपके मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो यहाँ पे हेड होते हैं, वही आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के भी हेड हो जाते हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बन जाएगा। अगला सवाल जो है एक अगेन फैक्चुअल सवाल है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ऐसा किसने कहा था? देखो, ये आपकी सिंपली मैनेजमेंट की डेफिनेशन है और आपको याद करना होगा ऐसा लॉरेंस एप्ले ने कहा था। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो देखो, पुरानी अप्रोच जो थी ना, उसका दायरा लिमिटेड था। हम फंड्स कलेक्शन की बात कर लेते थे, बट जो मॉडर्न अप्रोच है उसका दायरा बहुत बड़ा है। हम फंड्स को कलेक्ट भी करते हैं और उनको इफेक्टिवली डिप्लॉय करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो सवाल है जी, द स्टेप इन द सेलिंग प्रोसेस इन विच द सेल्स पर्सन आइडेंटिफाइज क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर। तो अभी जो आपका सेल्स पर्सन है वो ढूंढ रहा है कि कौन से लोग हैं जो सामान को खरीद सकते हैं। इस स्टेज को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आप आसानी से टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, adjusting prices continually to meet the characteristics and needs of the individual customers and situations is। तो आप कंटिन्यूसली अपने प्राइसेस जो हैं उसको एडजस्ट करते रहते हो, बढ़ाते घटाते रहते हो कि कंज्यूमर्स की जो नीड्स हैं, जो हमारी मार्केट की सिचुएशन है, उसको हम यहाँ पे फेस कर सके। तो आप अपने जो प्राइसेस हैं उनको डायनामिक रखे हुए हो। डायनामिक मतलब वो पल पल बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a situation in which an economic gain by one country results in an economic loss by another। तो अगर एक का गेन होगा वो दूसरे का लॉस होगा, इसे बोला जाता है जीरो सम गेम। जैसे किसी का 10 का लॉस हुआ, 10 का गेन हुआ तो दूसरे का 10 का लॉस होगा, इनका सम करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? जीरो निकल कर आएगा। इसे जीरो सम गेम बोला जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बन जाएगा। एसोसिएशन क्लॉज ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैज टू बी साइंड बाय। तो अभी प्रेजेंटली एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए। तो 7 लोगों का कम से कम साइन करना जरूरी है इस एसोसिएशन क्लोज को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस क्लोज के अंदर आपके जो मिनिमम लोग हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं कंपनी के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है और ऐसे सवाल स्टेट लेवल पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। A budget is an estimate of future needs arranged according to an orderly basis covering some or all of the activities of an enterprise for a definite period of time। ये डेफिनेशन आपको किसने दी है? तो ऐसे सवाल आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। कुछ डेफिनेशंस आपको याद भी करके जाने चाहिए। फिलहाल ये वाली जो डेफिनेशन है ये जॉर्ज आर टेरी ने दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बनेगा। The third stage of group development characterized by close relationship and cohesiveness is known as। तो प्यारे दोस्तों, ब्रूस टकमैन ने हमें 5 स्टेजेस दिए हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, ग्रुप फॉर्मेशन की। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। तो थर्ड स्टेज आपके पास रहती है नॉर्मिंग की। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। इस स्टेज में आपके ग्रुप के नॉर्म्स वगैरह तय कर दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4। The firm that serves small segment that other firms in an industry overlook or ignore।
तो देखो जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है वो कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स को इग्नोर कर देती है, और हमारी कुछ फर्म्स आती है जो इस छोटे सेगमेंट को कैप्चर कर लेती हैं, इस नीश को कैप्चर कर लेती हैं, इस नीश में काम करती हैं, तो उसे मार्केट नीश यहां पे हम बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, A Limited has issued 2000 equity shares of rupees 100 each as fully paid. The company has earned a profit of rupees 20,000 after tax. The market price of these shares is rupees 160 per share. On these shares, dividend has been paid at rupees 8 per share. Find out the cost of equity capital using earning yield method. तो अर्निंग यील्ड मेथड के अंदर अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो आप अपने न्यूमरेटर में रखते हैं आपकी अर्निंग, और डिनोमिनेटर में रखते हैं आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, और इसके बेसिस पे परसेंटेज निकाल देते हैं, तो आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल कर आता है। तो इसके अंदर आपको मार्केट प्राइस तो सीधा सीधा गिवन है, बट अर्निंग पर शेयर आपको निकालनी पड़ेगी। आपको बोला गया है कि 20,000 रुपए आपने कमाए आफ्टर टैक्स, और टोटल आपकी जो इक्विटी है वो कितने की है, 2000 इंटू 2000 आपकी इक्विटी शेयर्स है, 2000 इक्विटी शेयर्स है, और आपने 20,000 यहाँ पे टोटल कमाए हैं। तो एक इक्विटी शेयर पे आपने कितना कमाया, 20,000 डिवाइडेड बाय 2000, यानी कि 10 रुपए आपने एक इक्विटी शेयर पे कमाया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाना चाहिए, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो आपका ये निकल कर आएगा यहाँ पे, ये आपका निकल कर आएगा कितना, 6.25% जो है आपका निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बन जाएगा। चलिए, सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन लेने हैं तो कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात यहाँ पे हो रही है, तो कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक होंगी, कुछ क्वांटिटेटिव होंगी। क्वांटिटेटिव में आपको कुछ नंबर्स वगैरह इस्तेमाल होते हुए, कुछ फॉर्मूला, कुछ कैलकुलेशन इस्तेमाल होते हुए दिख जाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो ऐसा कुछ नहीं होगा। डिसीजन ट्री जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स देखने को मिल सकते हैं कि इस डिसीजन में इतना प्रॉफिट होगा, इस डिसीजन में इतना लॉस हो सकता है, तो ऐसे नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं डिसीजन ट्री के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बनेगा। डेल्फी टेक्निक और कंसेंसस मैपिंग भी आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक्स ही होती है। करेक्ट आंसर वुड बी डिसीजन ट्री। Those needs that are satisfied externally, such as physiological and safety needs, they are lower order needs, self actualization needs, higher order needs या फिर middle order needs। तो ये सवाल आपका मैस्लो का मोटिवेशन हायरार्की से जुड़ा हुआ है, और मैस्लो की हायरार्की के अंदर आपकी जो लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं उसमें आती हैं आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बन जाएगा। The mistake of paying more attention to the specific products a company offers than to the benefits and experiences produced by these products is referred to as। तो आप अपने केवल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट के फायदे और एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करते। तो प्यारे दोस्तों, इसे यहाँ पे बोला जाता है कि आपकी सोच थोड़ी सी छोटी है, मायोपिक है, और इसे मार्केटिंग मायोपिया का नाम दे दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। The product life cycle stage in which a product's sale start climbing quickly। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज होती है जिसमें प्रोडक्ट की साइकिल सेल जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे ग्रोथ स्टेज की हम बात कर रहे हैं। ग्रोथ स्टेज के अंदर आपकी जो सेल है वो ग्रो करना शुरू कर देती है तेजी से, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। स्टॉकिंग द प्रोडक्ट इन एज मेनी आउटलेट्स एज पॉसिबल। आप अपने प्रोडक्ट को हर पॉसिबल आउटलेट में स्टॉक करवा रहे हैं, तो आप अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा इंटेंसिव बना रहे हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। Which of the following is not a principle of Henry Fayol? तो फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। इसके अंदर आपके पास डिवीजन ऑफ वर्क आता है, डिसिप्लिन आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है, बट यूनिटी ऑफ कंट्रोल नहीं आता है। तो दिस इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। Enhancing jobs by giving employees more opportunity to plan and control their works। तो अपने एम्प्लॉइज को हम और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अपने काम को प्लान करें, कंट्रोल करें, तो कहीं ना कहीं हम उनकी जॉब्स को एनरिच कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज जॉब एनरिचमेंट। आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका बनेगा। A financial protection plan for executives in case they are severed from the organization। तो एग्जीक्यूटिव्स की ऑर्गेनाइजेशन से छुट्टी हो गई तो उनको कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है, व्हिच इज रेफर्ड टू एज गोल्डन पैराशूट। उनको यहाँ पे गोल्डन पैराशूट दे दिया जाता है जिससे वो आसानी से कंपनी से बाहर छलांग लगा सकते हैं। पैसे से भरा पैराशूट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। सवाल है, अ कॉन्टिजेंसी थ्योरी दैट फोकसेस ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस
तो प्यारे दोस्तों, लीडरशिप की थ्योरीज पे सवाल है। अलग अलग तरीके की थ्योरीज हो सकती है हमारे पास, और यहाँ पे कॉन्टिजेंसी थ्योरी के अंदर बात हो रही है फॉलोअर की रेडिनेस पे। और ये चीज आपको हर्से एंड ब्लैंकार्ड का जो सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल है, अगर आप उसे जाकर देखेंगे, वहां पे देखने को मिलेगी कि मेच्योरिटी लेवल या फिर रेडिनेस क्या है फॉलोअर्स का, उसके अकॉर्डिंग आप लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है हमारे पास, रिटेलर डेट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइसेस एंड सेल्स एट लेस देन रिटेल इज कॉल्ड। तो ऐसा रिटेलर जो होलसेल प्राइस से भी कम में खरीद रहा है और नॉर्मल रिटेल प्राइस से भी सस्ते में बेच रहा है, तो ये तो आपका ऑफ प्राइस रिटेलर हो जाएगा। ऐसे रिटेलर जो हैं, ये कुछ सस्ता सामान खरीदते हैं, मे बी पुराना या फिर कुछ डिफेक्ट वाला सामान खरीद लेते हैं और उसको फिर सस्ते में खरीद के आगे सस्ते में ही बेच देते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बन जाएगा। द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, आप अपने प्रोडक्ट आइडियाज को सिस्टमेटिकली सर्च कर रहे हैं, उसे क्या बोला जाएगा? तो आप यहाँ पे बेसिकली जो आइडियाज है उनको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आप इन आइडियाज की स्क्रीनिंग करेंगे और फिर ही आप इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। The ability to apply specialized knowledge or expertise is referred to as। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके ह्यूमन स्किल्स की बात हो रही है, और 3 तरीके के मैनेजरियल स्किल्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास है टेक्निकल स्किल्स, एक है मैनेजमेंट स्किल्स, और एक है आपके पास कंसेप्चुअल स्किल्स। तो यहाँ पे आपकी जो बात हो रही है टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है कि आप टेक्निकल नॉलेज जो है आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज टेक्निकल नॉलेज। और इसके अलावा अगर हम ह्यूमन स्किल्स की बात करें, तो ह्यूमन स्किल्स के अंदर आप लोगों को किस तरीके से काम करवाते हैं, उनसे कैसे, उनको कैसे मैनेज करते हैं। और कंसेप्चुअल स्किल के अंदर आपको जो ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाना है, क्या आइडियोलॉजी फॉलो करनी है, ये सब चीजें आती है कंसेप्चुअल स्किल के अंदर, जो कि टॉप मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, अ बिजनेस बाइंग सिचुएशन इन विच द बायर वांट्स टू मॉडिफाई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइसेस, टर्म्स और सप्लायर्स। तो ऐसी बिजनेस बाइंग सिचुएशन जिसमें आपका जो बिजनेस वायर है, वो बायर है, वो सामान तो खरीदने वाला है, बट वो मॉडिफिकेशन करने वाला है प्रोडक्ट के अंदर, प्राइसेस या फिर टर्म्स के अंदर। तो इसे यहाँ पे मॉडिफाइड रीबाय का नाम दिया जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, perceived fairness of the amount and allocation of rewards among individuals is known as। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एलोकेशन की बात हो रही है, तो एलोकेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यहाँ पे बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Which among the following accurately describes the role of memorandum of association in company formation? तो MOA का क्या रूल रहता है? It outlines the company's internal rules and regulations. It is a charter of the company defining relation with external world and scope of activities. It certifies the incorporation giving legal existence. Mandatory document for a business license from local authorities। तो जो आपका एमओए होता है वो कंपनी का चार्टर होता है, जो बताता है कि कंपनी का बाहर वालों के साथ कैसा संबंध रहेगा और कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या एक्टिविटीज वो कर सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर यहां पे आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following is not a single use plan? सिंगल यूज प्लान मतलब वो एक बार ही इस्तेमाल होगा। ये वाली जो प्लान है वो हर एक चीज के लिए, हर एक सिनेरियो के लिए अलग अलग बनाई जाएगी। प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम आपका दिवाली का प्रोग्राम, क्रिसमस का प्रोग्राम, सब अलग अलग बनेंगे, तो ये एक सिंगल यूज होगा। प्रोजेक्ट, तो हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग होगा, ये भी सिंगल यूज हो गया। बजट, बजट भी आपके अलग अलग बनेंगे, हर एक चीज का, हर एक मंथ का बजट अलग अलग ही बनेगा, ये भी सिंगल यूज हो गया। पॉलिसी, पॉलिसी आपने एक बार बनाई, वो आपकी सालों साल चलती रहेगी। जैसे आपने लीव पॉलिसी बनाई कि लीव अगर आपको किसी ने को लेनी है तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपका सालों साल चलता रहेगा। तो एक सिंगल यूज प्लान नहीं है, ये एक स्टैंडिंग प्लान है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। The pricing strategy in which the company charges the same price plus freight to all the customers regardless of their location is known as। अब ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर कंपनी कहती है कि मैं दिल्ली में बैठी हूं, तुम गुड़गांव में, नोएडा में बैठे हो तब भी इतना ही प्राइस रहेगा, तुम अगर बैठे हो यहाँ पे मुंबई में तब भी तुमसे इतना ही प्राइस और फ्रेट चार्ज किया जाएगा। तो ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या बोलोगे?
होमोजीनस बेसिक पॉइंट प्राइसिंग, कांस्टेंट जोन प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग या फिर यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। तो ये आपकी यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग है, क्योंकि आपका जो डिलीवरी प्राइस है वो सेम है सभी के लिए रिगार्डलेस ऑफ योर लोकेशन। बेसिक पॉइंट के अंदर आप एक बेस पॉइंट से फ्रेट कैलकुलेशन करते हो, कांस्टेंट जोन में आपके अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर लेते हो, और डायनेमिक में तो आपके प्राइसेस ही अलग अलग हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ही यहाँ पे बनेगा। A market coverage strategy in which a firm goes after a larger share of one or a few segments is known as differentiated marketing, undifferentiated marketing, niche marketing, unconcentrated marketing। तो ऐसी कौन सी मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी है जिसमें आपकी जो फर्म है वो कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट के पीछे पड़ती है, उसी का लार्जर शेयर एक्वायर करने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जूते बना रहे हैं, पर हम ऐसे जूते नहीं बना रहे जो हर किसी के लिए हो, हम वो जूते नहीं बना रहे, हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट को उठा के टारगेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो ओल्ड एज सिटीजन होते हैं, उनके पैरों में दिक्कत रहती है, चलने में दिक्कत रहती है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हमने जूते बनाए जिसमें उनकी पैरों की मसाज भी साथ साथ होती रहेगी। तो हमने एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट किया, उसका लार्जर शेयर एक्वायर करने की कोशिश करी, तो ये आपकी नीश मार्केटिंग यहाँ पे हो जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। A sender's manipulation of information so that it will be seen more favorable by the receiver is known as। तो जनाब यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि रिसीवर को लगे कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी जो है उसका सेल्स पर्सन कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट लेकर गया, कस्टमर ने कहा जी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट देखकर, बट इसका प्राइस ज्यादा है। तो अब जो देखो आपका जो सेल्स पर्सन है वो ऊपर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा, अब उसको फेवरेबल रिपोर्ट देनी है, वो कहेगा जी कस्टमर को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। वो प्राइस के बारे में बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं कि उसने बोला कि यार प्राइस ज्यादा है, वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को जानबूझकर छोड़ रहा है ताकि उसे फेवरेबल सेंस में रिसीवर जो है वो परसीव करे। सो दिस इज रेफर टू एज फिल्टरिंग। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। As per expectancy theory, the probability perceived by the individual that exerting a given amount of effort will lead to performance is called। देखो जो आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन की होती है वो बात करती है, एक तो किस चीज की बात करती है, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप की, फिर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप की भी बात करती है कि अगर आप एफर्ट डालेंगे तो परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। दिस इज योर एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। जो परफॉर्मेंस निकल कर आई उससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना आपके गोल्स को सेटिस्फाई करता है, तो ये आपके अलग अलग रिलेशंस हमें इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में देखने को मिलते हैं। ये थ्योरी आपकी विक्टर ब्रूम ने दी है जी, और यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है कि एफर्ट और परफॉर्मेंस की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। An entrepreneur who likes innovation and enjoys working something new or creative is known as। देखो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनको इनोवेट करना या कुछ नया करना अच्छा लगता है, तो यही तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। एंटरप्रेन्योर तो कुछ नया करते ही रहते हैं, कुछ नया चीज छेड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर आपके एक आइडियलिस्ट एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। A runner-up firm that is fighting hard to increase its market share in an industry is called मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट लीडर या फिर मार्केट नीशर। तो एक ऐसी फर्म है जो कॉन्टिन्यूसली आपके लीडर को चैलेंज करी जा रही है कि यार मार्केट शेयर मेरे को अपना इंक्रीज करना है, तो ये मार्केट चैलेंजर की कैटेगरी में आ जाएगी। फॉलोअर तो फॉलो करेगा है ना, लीडर तो ऑलरेडी लीड ही कर रहा है, और नीच वाले तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is a consumer under Consumer Protection Act 2019 who avails services for any commercial purpose? देखो commercial purpose वाले consumer नहीं होते हैं, free of charge नहीं, under a contract of personal service ये भी नहीं होते, who hires any service for a consideration which has been partly paid। तो जो सामान खरीद रहा है, जो सामान खरीद रहा है कंसिडरेशन के बदले, चाहे कंसिडरेशन पार्टली ही अभी पे हुई है, तो ये वो आपके कंज्यूमर के दायरे में आते हैं एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कमर्शियल पर्पस वाले कंज्यूमर नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा।
फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो चैनल रिचनेस, मीडियम चैनल रिचनेस, हाई चैनल रिचनेस या फैसिलिटेट पावर फीडबैक। देखो, जब आप किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हो ना, आप सामने वाले को पूरा अच्छे से देख सकते हो, उसके एक्सप्रेशंस, किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये चैनल काफी रिच रहता है, इसमें हाई चैनल रिचनेस हमें देखने को मिल जाती है। बट अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें नहीं देख पाती हैं, तो चैनल रिचनेस आपकी कहीं ना कहीं लो हो जाती है। As per Companies Act 2013, a public company may be formed for any lawful purpose by। एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए बताइए? पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं आपको। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राइवेट कंपनी 2 लोगों से बनती है, पब्लिक कंपनी 7 से बनती है। इंटरव्यू इन विच अ कैंडिडेट आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे एक्चुअली हैंडल अ गिवन सिचुएशन इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल या फिर स्ट्रेस इंटरव्यू। तो ऐसे इंटरव्यू के अंदर आपके कैंडिडेट को एक सिचुएशन दे दी जाती है और वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, इस चीज को एनालाइज किया जाता है। तो ये आपके बेसिकली बिहेवियरल इंटरव्यू बन जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां पे बनेगा। The set of all product line and items that a particular seller offers for sales is known as। ऑप्शंस है मार्केटिंग मिक्स, मार्केट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स। तो जो सारे प्रोडक्ट्स एक सेलर ऑफर कर रहे हैं सेल्स के लिए, उनको क्या बोला जाएगा, ये यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं। तो जैसे आप कोई भी सेलर को उठा लीजिए, कोई भी आप कंपनी को उठा लीजिए, जैसे रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस बहुत सारी चीजों में काम कर रही है, वो टेलीकॉम के अंदर भी है, वो पावर एनर्जी के अंदर भी है, वो आपके और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर भी है, बहुत सारी चीजों में रिलायंस जो है घुसी हुई है, बहुत सारा काम वो कर रही है। अब बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो ऑफर कर रही है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द रिलायंस। तो वो उसका प्रोडक्ट मिक्स होगा। अब हर एक प्रोडक्ट मिक्स में जो जो एक एक कंपोनेंट है, उसकी क्या क्या लेंथ है, जैसे टेलीकॉम के कितने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, वो हर एक प्रोडक्ट की लेंथ हो जाएगी। और मार्केटिंग मिक्स तो बेसिकली आपके 4 पीज ही हो जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। कैपिटल बजटिंग इज विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप के होते हैं जी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको ये डिसाइड करना होता है इस प्रोजेक्ट में पैसा डालूं, पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। सो क्लियरली इट इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Under Consumer Protection Act 2019, which section empowers the central government to establish a Central Consumer Protection Authority to be known as Central Authority to regulate matters relating to violation of consumer rights। तो आपका जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आपका जो सीसीपीए बनाया जाता है, वो कौन से सेक्शन के अंदर बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जनाब, ये आपका सेक्शन नंबर 10 है। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। तो ये सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी बनाई गई है कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। इन द मॉडल ऑफ बिजनेस बायर बिहेवियर, प्रोडक्ट एंड सर्विस चॉइस कम्स अंडर। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा हाई लेवल मार्केटिंग मॉडल्स के बारे में पूछ रहा है, और इसमें बेसिकली आपको बिजनेस बायर बिहेवियर मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है कि यार एक बिजनेस जो अब कोई सामान को बाय करेगा तो कैसा बिहेवियर रहेगा और उसका मॉडल आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ब्रॉडली उसके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो आपका जो मार्केटिंग का एनवायरनमेंट है वो इसके अंदर आता है, इसमें आपके 4 पीज आते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीजें आती है। एक आपकी आती है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस सामान को खरीदना है, एक आपका बायर हो गया। और फिर आ गई उसका रिस्पॉन्स कि वो सामान को, कौन से सामान को खरीदेगा, किस दाम पे खरीदेगा, किससे खरीदेगा, तो ये उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस चॉइस की बात हो रही है, तो चॉइस बेसिकली इज गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्स ऑफ द बिजनेस बायर। तो ये आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा, बायर रिस्पॉन्स के अंदर ये बेसिकली आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। A different approach determining the effectiveness of training is called। तो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको बोला जाता है कर्क पेट्रिक मॉडल। इसके अंदर आप देखते हैं कि यार आपने किसी को ट्रेनिंग पे भेजा, तो उसका रिएक्शन क्या रहा, उसने क्या लर्न किया, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, और उसके जो काम के रिजल्ट आए उसमें क्या फर्क पड़ा। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को देखते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा।
A leadership style marked by going beyond the leader's own self-interest and instead focusing on opportunities to help the followers grow and develop is known as. तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें लीडर अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो भूल जाता है, सब कुछ छोड़ देता है और सिर्फ फॉलोअर्स की ग्रोथ पे, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करता है. तो बेसिकली लीडर फॉलोअर्स का सर्वेंट बन जाता है, यहाँ पर उनके बारे में ही सोचता है, उनका ही भला करता है. तो इट इज गोइंग टू बी योर सर्वेंट लीडरशिप. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का होगा. बाकी करिज्मेटिक लीडरशिप के अंदर आपका लीडर का पर्सनल चार्म और करिश्मा आ जाता है. सोशलाइज्ड में कुछ सोशल एंगल रहता है. सिचुएशनल तो फिर आपकी कॉन्टिजेंसी थ्योरी हो गई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Which one of the following is the first step of selection process? तो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या रहता है बताइए जी. तो पहले स्टेप के अंदर तो आप इनिशियल स्क्रीनिंग ही करते हैं, देखते हैं किसका एप्लीकेशन आगे लेकर जाना है, किसका नहीं लेकर जाना. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Which international trade theory is usually formulated in terms of two factor model? तो कौन सी आपकी इंटरनेशनल थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहा जाता है. तो दो फैक्टर्स हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंदर कंसीडर होते हैं, लेबर और कैपिटल, और ये जो कंसीडर होते हैं ये आपकी हेक्सर ऑलिन थ्योरी के अंदर किए जाते हैं जी. हेक्सर ऑलिन थ्योरी को टू फैक्टर मॉडल बोला जाता है कि जो कंट्री लेबर अबंडेंट है वो लेबर अबंडेंट सामान को बना के एक्सपोर्ट करेगी और जो कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल अबंडेंट सामान को बना के एक्सपोर्ट करेगी. तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. According to the computerized accounting system, which one of these is not an example of non-master data? देखो जब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे होते हो ना, आप अपने मास्टर्स बना लेते हो. मास्टर्स बेसिकली आप उन चीजों के हिसाब से बनाते हो जो चीजें फिक्स रहेंगी, जो चीजें कभी चेंज नहीं होगी, जिनमें कभी बदलाव नहीं आएगा. एज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वेट, ब्लड ग्रुप. अब देखो एज बंदे की चेंज होती रहेगी, लाइक्स डिसलाइक्स चेंज होते रहेंगे, वेट चेंज होता रहेगा, बट ब्लड ग्रुप तो किसी का चेंज नहीं होगा ना. नहीं, ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होगा और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे आपका बनेगा. Which of the following is not a characteristic of transactional leader? तो आपके ना दो तरीके के लीडर होते हैं, एक ट्रांजेक्शनल होते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं. तो जो ट्रांजेक्शनल लीडर होते हैं वो लीडरशिप को एक ट्रांजेक्शन की तरह देखते हैं और वो फॉलोअर्स को अपना काम देते हैं और अगर वो काम अच्छा करते हैं तो उनको रिवॉर्ड देते हैं. तो और एक्सेप्शनल मैनेजमेंट रहती है, यानी कि वो बार बार तंग नहीं करेंगे फॉलोअर्स को, वो उनको काम करने देंगे, लेजस फेरे तरीके से काम चलेगा. बट अगर कोई एक्सेप्शनल डेविएशन है तो वो टांग अड़ाएंगे, उनको सुधारेंगे. बट ये जो इंस्पिरेशनल मोटिवेशन वाली चीज है ना, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आती है, ये ट्रांजेक्शनल लीडरशिप की तरह नहीं है. और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा. यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है जी. रॉबर्ट लॉटरबॉर्न सजेस्टेड 4 C's which do not include कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन या फिर क्रेडिट टर्म्स. तो रॉबर्ट लेटरबॉर्न ने 4 P's ऑफ मार्केटिंग को 4 C's में कन्वर्ट किया और उनके अकॉर्डिंग 4 C's है कस्टमर सोल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस और कम्युनिकेशन. क्रेडिट टर्म्स इसके अंदर नहीं आता और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा. चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरी माई फिडाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उबेरी माई फिडाई? ये आपका जो टर्म है ये डिनोट करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में कुछ भी छुपाना नहीं है, आपको सब कुछ सच सच बताना है. बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. आपको सब कुछ सामने वाले को सही सही सच सच बताना है, कुछ छुपाना नहीं है. अगर आपने कुछ गड़बड़ करी, कुछ छुपाया तो फिर बाद में आपको क्लेम लेने में दिक्कत आएगी. राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय. तो ये जो आपकी लीडरशिप की थ्योरी है ये डेवलप करी थी आपके रॉबर्ट हाउस ने. इन्होंने बताया था कि लीडर जो है वो फॉलोअर को मोटिवेट कर सकते हैं उनका पाथ क्लेरिफाई करके, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा. सो प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसे बहुत से और वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे. इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और एवर स्टडी क्लासेस का ऐप फ्रीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप हमारे कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं. बाकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, आपको नीचे यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी दिख रही है. मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.